ओके, सो आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो। सो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक विच इज लॉगरिथम। सो आज से हम लोग जेई का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आज से हम लोग जेई का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। द फर्स्ट टॉपिक इज लॉगरिथम। सो अब लॉगरिथम क्यों यूज होता है? तुम क्या हुआ उसको जानते हैं। सो लॉगरिथम is used to calculate large multiplication, division in form of एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो अब जैसे अगर हम लोग से पूछे कि क्या करना आसान है, 242 इंटू 353 इंटू 792 होल अपॉन 877 इंटू 919, इसको इवेल्युएट करना आसान है, या 2.32 प्लस 2.31 प्लस 2.72 माइनस 2.95 माइनस 2.18, सेकंड वाला इवेल्युएट करना आसान है। तो बताओ क्या इवेल्युएट करना? सेकंड वाला। ऑब्वियसली सेकंड वाला इवेल्युएट करना आसान है एज कंपेयर टू फर्स्ट वाला। सो द लॉगरिथम डज द सेम थिंग। लॉगरिथम की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उसके वजह से बहुत बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को उनके एडिशन सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। लॉगरिथम की कुछ प्रॉपर्टीज होती है जिससे बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को एडिशन सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो सब प्रॉपर्टीज अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो इसको लिख लो, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। हो गया सर। हो गया सर। ओके, चल डन। चलो, तो अब देखो, तो लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, लॉग की हमारी एक प्रॉपर्टी होती है कि जैसे मान लो a इंटू बी इंटू सी अपॉन डी से, जैसे मान लो मैं इसका लॉग लूं तो वो जो है ऐसे बनेगा, log a प्लस log b प्लस log c माइनस log d। ठीक है, सर। हाँ यस यस। ये हर्ष खुद को अनम्यूट करो, तुमको कुछ डाउट है क्या?
हर्ष तुमने रेज हैंड किया है? हेलो। हाँ सर। हाँ हर्ष, थाने से। सर मुझे पूछना है कि ये मैथ्स का सेकंड लेक्चर है क्या? मैथ्स का सेकंड लेक्चर है मतलब ये मैंने आपका पहला लेक्चर अटेंड किया था, सबसे पहला वाला, तो ये उसका कंटिन्यूएशन है क्या? तुमने सबसे पहला वाला लेक्चर अटेंड किया था जो आज से 2-3 हफ्ते पहले हुआ था? नहीं नहीं नहीं, जो कवर अप हाँ लेक्चर था ये पढ़ाया था ना आपने, कॉमन मिस्टेक्स, हाँ हाँ। तो ये उसके बाद का कंटिन्यूएशन है क्या? वो ये उसके परसों वाला लेक्चर था कवर अप हाँ में। अच्छा नहीं, ये उसके बाद का कंटिन्यूएशन नहीं है, लेकिन आज से जेई का सिलेबस स्टार्ट हो रहा है तो तुमको आज से सब कुछ समझ में आएगा। मतलब ये एकदम नई चीज है, एंटायरली डिफरेंट थिंग। अच्छा। ओके। हाँ नहीं, एक्चुअली ये है ना कि अभी इस लेक्चर हाँ में मैं बोलो। और एक मेरा, हाँ हेलो, हाँ बोलो बोलो। हाँ इसमें अभी अटेंडेंस में मैं और एक मेरा फ्रेंड है पारंगम करके, तो हम हाँ दोनों एक्चुअली बायो स्टूडेंट्स है, पर हमें हाँ। नितिन सर ने बोला था कि मैथ्स के पहले 3 लेक्चर्स अटेंड करो क्योंकि फिजिक्स में उसका असिस्टेंस मिले, इसलिए। अच्छा, तो कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो नहीं पता ना कि तुमको कौन कौन से टॉपिक का चाहिए। जी, कोई उन्होंने नहीं। बोला था कि मैथमेटिक्स के बस पहले 3 लेक्चर्स अटेंड करने हैं। अच्छा ठीक है, अटेंड कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लॉगरिथम काम आएगा तुमको फिजिक्स में। ओके, थैंक यू सर। जैसे लॉग की ये प्रॉपर्टी होती है, लॉग ऑफ ए इंटू बी इंटू सी अपॉन डी, जो है वो लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी माइनस लॉग डी है। ठीक है, तो अब होता क्या है कि जैसे मान लो मेरे को, जैसे पहले के समय में कैलकुलेटर वगैरह नहीं था, तो जब साइंटिस्ट लोग या मैथमेटिशियंस लोग को बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन आते थे, तो ऑब्वियस सी बात है कि इतने कैलकुलेशन करना तो पॉसिबल नहीं है। तुम सोचो कि मान लो 25 टर्म्स न्यूमरेटर में लिखे हैं, 20 टर्म्स डिनोमिनेटर में लिखे हैं, और उनकी वैल्यू निकालनी है, मल्टीप्लाई वगैरह हो रहे हैं सब लोग, उनकी वैल्यू निकालनी है। तो वो लोग क्या करते थे, जैसे वो लोग इस चीज को y ले लेते थे, ठीक है, फिर दोनों साइड log देते थे, log ऑफ y टू द बेस 10। अभी मैं सब कुछ समझाऊंगा कि बेस 10 ये सबका क्या मतलब है। into 792 whole upon 877 into 919। ठीक, अब देखो, अभी जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, कि log ऑफ a इंटू बी इंटू सी अपॉन डी, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, log a प्लस log b प्लस log c माइनस log d। सो ये अल्टीमेटली क्या बन जाता, log of 242 to the base 10 plus log of 353 to the base 10 plus log of 792 to the base 10 minus log of 877 to the base 10 minus log of 919 to the base 10। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ रही है तुम्हारी, ये वैल्यू आ रही है अपनी log y की, log of y to the base 10, ये इसकी वैल्यू आ रहा है। अब हर बुक के पीछे, हर टेक्स्ट बुक के पीछे एक लॉग टेबल होता है, ठीक है, हर टेक्स्ट बुक के पीछे एक लॉग टेबल होता है। तो उस लॉग टेबल में क्या होता है कि सारे नंबर्स के लॉग की वैल्यू दी गई होती है या सिखाई जाती है कि कैसे सारे नंबर्स के लॉग की वैल्यू निकाल ली जाती है। तो जैसे log of 242 to the base 10, वो मान लो कि कुछ आया अकॉर्डिंग टू द लॉग टेबल 2.38, log of 353 to the base 10 अकॉर्डिंग टू द लॉग टेबल 2.54 मान लो, फिर ये मान लो 2.67, फिर माइनस 2.83 माइनस 2.92 मान लो, ऐसा आ गया। ये सब कहां से आया, लॉग टेबल से। लॉग टेबल विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल, ये वैल्यूज कहां से आई, लॉग टेबल की हेल्प से आई है। लॉग टेबल
हर बुक के एंड में दिया जाता है, या अलग से लॉग बुक भी आती है। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया कि देखो ये पूरा मल्टीप्लीकेशन जो था ये एडिशन सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब जैसे मान लो ये ऐड सब्ट्रैक्ट होके कुछ आ गए 2.59, मान लो ये कि ये ऐड सब्ट्रैक्ट होके क्या हो गए 2.59। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये तो किसकी वैल्यू आई, log ऑफ y टू द बेस 10 की वैल्यू आई 2.59। तो उससे y जो है हम लोग कहते हैं कि दैट इज एंटी लॉग ऑफ 2.59। y इज व्हाट, एंटी लॉग ऑफ 2.59। अच्छा, जैसा लॉग टेबल होता है वैसा ही एंटी लॉग टेबल भी होता है। जैसा लॉग टेबल होता है वैसा ही एक एंटी लॉग टेबल भी होता है। तो वो एंटी लॉग टेबल क्या करता कि वो इस चीज की वैल्यू देता। वो जो एंटी लॉग टेबल है वो क्या करता, वो इस चीज की वैल्यू देता। सो कभी भी तुमको जैसे लॉग हटाना है, एक साइड से लॉग हटाना है तो दूसरे साइड तुम क्या ले लोगे, एंटी लॉग ले लोगे। एक साइड से लॉग हटाना है तो दूसरे साइड क्या लोगे, एंटी लॉग लोगे। तो एंटी लॉग 2.59 मान लो 552.4 आ गया, मान लिया 552.4 आ गया। सो इससे जो है क्या हो गया कि हमारी y की वैल्यू आ गई। और y हमारा क्या था, y हमारा था वही बहुत सारे टर्म्स का प्रोडक्ट, और वही तो चाहिए था हम लोग को। तो यहां पे हम लोगों ने क्या असली में इन सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड किया क्या? नहीं सर नहीं किया। हम लोग ने रियल में इन सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं किया। हम लोगों ने तो क्या किया कि दोनों साइड लॉग ले लिया उससे। हाँ भाई, जो रेज हैंड कर रहे हैं खुद को अनम्यूट करके पूछ लो। सर इसमें बेस कुछ भी हो सकता है ना, एक्चुअल लॉग का कुछ भी बेस हो सकता है। लॉग का बेस कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो बुक के पीछे लॉग टेबल दिया रहता है उसमें बेस 10 रहता है। सर तो ये जो एक्सपेंशन आपने करके दिए log a प्लस log b, इसमें हमेशा बेस 10 कंपलसरी है, कुछ भी बेस ले सकते हैं? बट बस कुछ भी बेस ले सकते हैं। देखो कुछ भी बेस ले सकते हैं। ये तो जो मैं बातें बता रहा हूँ ये सब चीज कभी भी यूज नहीं आने वाली हमारे को लॉग के क्वेश्चन सॉल्व करने में। हम लोग को अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो यूज ऑफ लॉग डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग को प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग यूज करना सीखना है। ठीक है, तो ये तो मैं बस तुम लोग को वो फीलिंग दे रहा हूं कि आखिर लॉग क्या होता है, क्यों यूज करते हैं। ठीक है। ठीक है, और किसको डाउट है अनम्यूट करो खुद को, जल्दी से पूछो। सर क्वेश्चन में लिखा था कि 242 इंटू 353 इंटू 792 अपॉन 877 इंटू 919। तो आपने log 242 प्लस log 353 प्लस log 792 लिखा, उसके बाद में माइनस log 877 लिखा, तो उसके बाद में माइनस log 919 लिखा, उसकी जगह पे आप प्लस log 919 लिखा, क्योंकि वो भी उससे मल्टीप्लाई हो रहा है ना 877 से। नहीं, देखो जितने लोग डिनोमिनेटर में, जैसे मान लो यहाँ पे ई होता, अगर न्यूमरेटर में कोई होते तो वो लोग log a प्लस log b प्लस log c बन रहे होते। सिमिलरली जो डिनोमिनेटर में होते वो माइनस साइन के साथ आ जाते। सो माइनस log d माइनस log e, ऐसे प्रॉपर्टी। जैसे मान लो यहाँ पे a b c d, यहाँ पे e f g होता, तो log a प्लस log b प्लस log c प्लस log d माइनस log e माइनस log f माइनस log g। ओके सर, ठीक है, और किसको क्या डाउट है? सर सब लोग अनम्यूट करो। सर एक बार थोड़ा समर वापस समझोगे एक बार? देखो लॉग का काम क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को सम या डिफरेंस में कन्वर्ट करना। ये जो चीज लिखी है ना मैंने, ये लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है जो अभी मैं थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगा
इसको प्रूफ करूंगा, इनफैक्ट इस प्रॉपर्टी को मैं प्रूफ करूंगा। तो अभी तो फिलहाल फॉर द टाइम बिंग हम लोग लॉग क्यों यूज होता है वो सीख रहे हैं। तो लॉग का यूज क्या होता था, कोई भी कमेंट नहीं करेगा, जिसको भी डाउट है वो पूछेगा अनम्यूट करके। तो लॉग हम लोग क्यों यूज करते हैं, लॉग हम लोग यूज करते हैं ताकि बड़े बड़े कैलकुलेशन को एडिशन सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से बहुत आसान होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन करना। ठीक है, तो जैसे हम लोग को बहुत सारे प्रोडक्ट दिए थे, ये जो 242, 343 ये सब जो लिखा है वो यहाँ पे ऐसे लिखे हुए थे, तो उसको मैंने y मान लिया। अब मैंने क्या किया, दोनों साइड log ले लिया टू द बेस 10। जब मैंने log लिया टू द बेस 10 तो इस प्रॉपर्टी की वजह से log इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। So log of 242 to the base 10 plus log of 353 to the base 10 plus log of 792 to the base 10 minus log of 877 to the base 10 minus log of 919 to the base 10। ठीक है, अच्छा इन सब का log, जैसे इसका log 2.38, इसका log 2.54, इसका log 2.67, ये सब कहाँ से आया, ये सब मेरे को याद है क्या? नहीं, ये मैंने अंदाजा लिखा है। ठीक है, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग कहां से निकालते हैं, लॉग टेबल से निकालते हैं। और लॉग टेबल कहां पे अवेलेबल रहता है, बुक के पीछे अवेलेबल रहता है, या अलग से लॉग टेबल आते भी हैं। ठीक है, ये सब इन सब की वैल्यू आ गई। मैंने अंदाजा, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इट इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, ये अंदाजे से वैल्यू लिखी है मैंने बस अपने मन से, बस ये शो करने के लिए कि लॉग वर्क कैसे करता है। तो ये सब वैल्यूज हो गई। तो एक्चुअली में क्या हुआ कि जिसको हम लोग को मल्टीप्लाई डिवाइड करना था वो अल्टीमेटली प्लस माइनस में कन्वर्ट हो गया। तो ये प्लस माइनस में कन्वर्ट होकर से मान लो कि 2.59 आ गया। तो ये किस चीज की वैल्यू आ गई, log ऑफ y टू द बेस 10 की 2.59 वैल्यू आ गई। अब जब भी मेरे को log हटाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, एंटी लॉग लेंगे। व्हाट वी विल डू, वी विल टेक एंटी लॉग। अब जैसे एक लॉग टेबल होता है बुक के पीछे, वैसे ही एक एंटी लॉग टेबल भी होता है बुक के पीछे। तो वहां से एंटी लॉग ऑफ तुम 2.59 निकालोगे, तो जैसे मान लो कि वो 552.40 आ गया, मान लिया। हाँ, एंटी लॉग का भी बेस होता है, जैसे यहाँ पे एंटी लॉग जो है वो 10 बेस का है, यहाँ पे एंटी लॉग क्या है, 10 वाले बेस का है, क्योंकि लॉग कैसे बेस का था, 10 वाले बेस का। और जो हम लोग के बुक के पीछे लॉग टेबल दिया रहता है वो 10 बेस वाला ही लॉग टेबल दिया रहता है। तो इस y की वैल्यू से 552.40 आ गई। ये कहां से है, ये इस एंटी लॉग टेबल से है। समझ में आया? हाँ सर, हमें फ्यूचर में या क्वेश्चंस जब हम करेंगे तो उसमें हमें लॉग की वो सारी वैल्यूज याद रखनी होगी या हमें दी होगी? नहीं, कुछ भी नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं करना होगा तुमको। ये जो चीज मैं बता रहा हूँ इनमें से तुमको कुछ भी नहीं करना होगा। ठीक है, ये तो बस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि लॉग हम लोग यूज क्यों करते हैं। सर लॉग में आंसर। ओके सर, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर हाँ बोलो। सर, लॉग में जो हम लोग बेस लेते हैं उसका मतलब फंक्शन क्या है? लॉग में बेस का फंक्शन मतलब लॉग एक तरीके से ऑपरेटर टाइप का है। ठीक है, जैसे मान लो कि तुम स्क्वायर रूट लेते हो किसी नंबर का, ठीक है, तो वो एक ऑपरेटर, मैथमेटिकल ऑपरेटर है। तुम क्यूब रूट लेते हो किसी नंबर का, वो एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है। तुम जैसे मान लो किसी नंबर को जैसे 5 टू द पावर x करते हो, तो वो एक एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है। तो लॉग भी एक ऑपरेटर है। ठीक है, वो कोई वैल्यू देता है। अभी लॉग किस चीज की वैल्यू देता है अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, लॉग का जो रिलेशन होता है वो एक्सपोनेंट से रिलेशन होता है। ठीक है, और किसको क्या डाउट है? जो बेस लॉग का है वही बेस एंटी लॉग का होना चाहिए ना? हाँ, जो बेस लॉग का है वही बेस एंटी लॉग का होगा। सर बेस 0 हो सकता है क्या? नहीं, लॉग का बेस 0 नहीं हो सकता।
लॉग का बेस हमेशा पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन 0, एंड इवन 1 भी नहीं होता लॉग का बेस। वो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। ओके सर। ठीक है, और किसको क्या डाउट है? जल्दी जल्दी पूछो, शर्माने की जरूरत नहीं है। बोलो, सबको क्लियर है ये वाली चीज? सर क्लियर है। यस सर। ओके ओके, अब देखो, सो नाउ क्या लिखा इज द बेस? बेस कैन बी एनी पॉजिटिव नंबर, जरूरी नहीं कि वो नेचुरल नंबर ही हो। ठीक है, बेस कैन बी एनी पॉजिटिव नंबर, √2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 7/8 भी हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव नंबर बेस चलेगा। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मेन चीज से, जो हम लोग को पूरे के पूरे चैप्टर में यूज आने वाली है, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। व्हाट इज प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि लॉग a टू द बेस b, इसका हम लोग नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं? नॉमेनक्लेचर मतलब इसको रीड कैसे करते हैं? इसको रीड करते हैं लॉग ऑफ a टू बेस b। इसको हम लोग रीड कैसे करते हैं? लॉग ऑफ a टू द बेस b। यहां पे जो a होता है उसको हम लोग आर्ग्यूमेंट कहते हैं लॉग का, a को हम लोग आर्ग्यूमेंट कहते हैं, और b को हम लोग क्या कहते हैं? बेस कहते हैं लॉग का। लॉग ऑफ a टू द बेस b, in which a is called the argument and b is called the base of the log। ठीक है, तो कहीं ऐसा अगर मान लो लिखा है कि, इसको मैं रीड कैसे करूंगा? लॉग ऑफ 7 टू बेस 3। इसको रीड कैसे करेंगे? लॉग ऑफ 7 टू द बेस 3। ठीक है, तो मतलब ये पहली कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो मतलब कि कैसे रीड करना है वो हम लोग सीख रहे हैं। इसको लिख लो जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिख लिया सर। अब देखो, सेकंड है कि लॉग एंड एक्सपोनेंट्स आर इंटरकन्वर्टिबल। लॉग एंड एक्सपोनेंट्स आर इंटरकन्वर्टिबल, ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो एक्सपोनेंट कैसे टाइप के टर्म्स को कहते हैं? एक्सपोनेंट ऐसे टाइप के टर्म को कहते हैं a रेज टू b। a रेज टू b वाले टर्म को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट कहते हैं। सम बेस टू सम पावर, दैट वी से एज एक्सपोनेंट। सो अब जैसे मान लो लॉग ऑफ a टू द बेस b, ये क्या होगा? ये एक नंबर होगा। लॉग ऑफ a टू द बेस b ये एक वैल्यू देगा। कौन सी वैल्यू को देगा? c को देगा। कौन सी वैल्यू को देगा? c को देगा। तो इसी को, अगर इसी सेम इंफॉर्मेशन को तुमको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है तो तुम क्या करोगे? आर्ग्यूमेंट को ऐसे ही रहने दोगे, a इज इक्वल टू, अब इस बेस को यहां पे लेके चले जाना और इस c को इधर लेते जाना। ठीक है,
इसको हम लोग जैसे मान लो कहीं ऐसे लिखा रहता है log of a to the base b is equal to c, तो इसको हम लोग पावर के नाम से डेजिग्नेट करते हैं। पावर के नाम से क्यों डेजिग्नेट करते हैं? क्योंकि तुमको यहां पे समझ में आ रहा होगा कि जब मैंने इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट किया तो वो कहां पे चला गया? पावर में चला गया। तो log of a to the base b is equal to c बोलूं, चाहे a is equal to b raised to c बोलूं, ये दोनों बात सेम है, बोथ आर सेम। सो log और एक्सपोनेंट एक यहां से यहां पे स्विच कर सकता है और फिर यहां से यहां पे भी स्विच कर सकता है। कभी भी चाहे तो हम लोग log को एक्सपोनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, कभी भी चाहे तो हम लोग एक्सपोनेंट को log के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे एक परफेक्ट एग्जांपल देखो, जैसे मान लो कोई हम लोग से पूछे कि log ऑफ 16 टू द बेस 2 ये क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी? log ऑफ 16 टू द बेस 2 की वैल्यू 4। तो हम लोग क्या करेंगे 4 कि हम लोग इसको मान लेंगे कि लेट log ऑफ 16 टू द बेस 2 इज x। अब हम लोग क्या करेंगे? log को एक्सपोनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो 16 इज इक्वल टू 2 raised to x। अब 16 को हम लोगों ने क्या लिख लिया? 2 raised to 4 is equal to 2 raised to x, which implies x is equal to 4, which implies x is equal to 4. Therefore, log of 16 to the base 2 is equal to what? 4. यही हमारा आंसर है। log of 16 to the base 2 is equal to 4. So log of 16 to the base 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ये सब मैंने कैसे फाइंड किया? By changing log to its exponent form. By changing log to its exponent form. बट सर ये ऐसे बात तो क्लियर हम है? तभी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं ना जब x एक हो नेचुरल नंबर हो। ऐसी, हाँ ऐसी मतलब जैसे मान लो कि ये वाली चीज इसके किसी पावर में एग्जिस्ट कर रही हो तो हम सब चीज की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हाँ फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं जिसको समझ में नहीं आया। log एंड एक्सपोनेंट्स आर इंटर कन्वर्टेबल। तो जैसे मान लो कोई लिखा log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू c है, तो इसका क्या मतलब है? a इज इक्वल टू b रेज टू c है। ठीक है, इसको तुम ऐसा समझो कि ये एक रूल है, a इज इक्वल टू b रेज टू c। a इज इक्वल टू b रेज टू c को एक और तरीके से लिखा जा सकता है। कौन सा तरीका? ये वाला तरीका। या log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू c को एक और तरीके से लिखा जा सकता है। कौन सा तरीका? ये वाला तरीका। ठीक है, जैसे मान लो किसी ने पूछा कि भाई log ऑफ 16 टू द बेस 2 ये एक वैल्यू होगा, ये कौन सी वैल्यू होगा? तो हम लोग कहेंगे कि log ऑफ 16 टू द बेस 2 ये x के बराबर होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? जब मैंने एक्सपोनेंट के फॉर्म में चेंज किया तो 16 इज इक्वल टू क्या बन गया? 2 रेज टू x। अच्छा 16 को मैंने 2 रेज टू 4 लिख लिया। 2 रेज टू 4 इज इक्वल टू 2 रेज टू x। Therefore x is equal to 4. Therefore log of 16 to the base 2 क्या हो जाएगा हमारा? 4 के बराबर हो जाएगा। समझ में आई बात सबको? यस सर। यस सर। अभी किसी को डाउट है? नो सर। नो सर। किसी? चलो तो अब इस प्रॉपर्टी पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। So question is find the value of following। इसमें पहला है log of 9 to the base 81। दूसरा है log of 16 to the base 8। तीसरा है log of
√8 to the base 2, चौथा है log of √27 to the base √243, पांचवा है log of 1 to base b, log of 1 to the base b। चलो ये 5 क्वेश्चन करो। सर फिफ्थ वाला क्या लिखा? log of 1 to the base b। सर हो गए सारे। सर हो गए। हो गया सर। 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 हो गया। हो गया सर। ओके सो करते हैं 1 by 1। पहला जैसे इसको से x लिख लिया, पहले का सॉल्यूशन नाइन इज इक्वल टू 81 रेज टू x। अच्छा दोनों को हम लोग को सेम बेस में कन्वर्ट करना होगा, 81 को 9 रेज टू 2 लिखना पड़ेगा। अच्छा एक बात हमेशा ध्यान रखो कि ये पावर्स आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। सो 9 रेज टू 1 इज इक्वल टू 9 रेज टू 2x। सो x इज इक्वल टू व्हाट, 1 by 2। सो पहले का आंसर जो है वो आ गया हमारा 1 by 2। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड 4 by 3 है। 4 by 3। log of 16 to the base 8 4 by 3 है। तो 16 इज इक्वल टू 8 रेज टू x। अब दोनों को सेम बेस में कन्वर्ट करना है, तो 2 के बेस में कन्वर्ट कर दिया, तो यहां से 3x इज इक्वल टू 4 आ गया। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, 4 by 3 आ गई। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो √8 है, तो जैसे मान लो इसको x ले लिया, तो √8 इज इक्वल टू 2 रेज टू x। अच्छा √8 का क्या मतलब होता है, 2 to the power 3 by 2। हाँ, और √2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो इससे x की वैल्यू क्या आ गई, 1 plus half 3 by 2 which is 3 by 2। तो अब हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला मिटा देते हैं, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट। तो फोर्थ वाला जो है √27 इज इक्वल टू √243 रेज टू x। ठीक है। सर होल अच्छा। स्क्वायर कर दो, ज्यादा इजी होएगा।
होल स्क्वायर कर दो, जैसे मान लो अगर तुमको करना है तो होल स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग कर दो, तो ये रूट और ये रूट चला जाएगा, तो 27 इज इक्वल टू 243 रेज टू एक्स। अब 27 को क्या लिख लिया, 3 रेज टू 3, 243 को क्या लिख लिया, 3 रेज टू 5। अब 5x इज इक्वल टू 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3/5। फिर फिफ्थ पॉइंट, log of 1 to the base b, जैसे मान लो इसको x मान लिया, so 1 is equal to b raised to x 0। अब ये तभी हो सकता है जब पावर हमारा 0 हो, मतलब जब x 0 हो। b raised to 0 क्या होता है, 1 होता है। अच्छा 1, तो मतलब ये आंसर अल्टीमेटली क्या आ गया, 0। सो फाइनली हम लोग को एक इंपॉर्टेंट बात ये पता चली कि log of 1 to any base it is what, 0। log of 1 to any base is what, 0। ठीक है, यस सर। इसमें किसी को डाउट है कि सबको आगे समझ में? बोलो, किसी को डाउट हो तो अनम्यूट कर लो। नहीं है, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलें। हाँ बोलो। हाँ हाँ, वो जो एक फर्स्ट क्वेश्चन था ना, log of 9 into the base 81, हाँ उसको हम ऐसे भी लिख सकते थे ना, 81 raised to 1/2 is equal to 81 raised to x, therefore x is equal to 1/2। हाँ, वो भी कर सकते थे। ओके सर, थैंक यू। Okay, so next property is कि log of a to the base b is defined only when a is greater than 0, b is greater than 0 and b is not equal to 1। ठीक है, तो log of a to the base b डिफाइन कब होगा, जब a पॉजिटिव हो, b पॉजिटिव हो और b 1 के बराबर ना हो। अब इसका रीजन क्या है वो मैं एक्सप्लेन करता हूं तुमको। तो सबसे पहले हम लोग सेकंड वाले रीजन को जस्टिफाई करते हैं। सेकंड वाले रीजन को जस्टिफाई करने के लिए, जैसे कभी भी जो एक्सपोनेंट वाला टर्म होता है, कभी भी जो एक्सपोनेंट वाला टर्म होता है वो ऐसा होता है, a रेज टू x टाइप का, मतलब कांस्टेंट रेज टू वेरिएबल टाइप का। यहाँ पे a क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और x क्या होता है, पावर क्या होता है, वेरिएबल होता है। ठीक है, इस a को इस a से कंफ्यूज मत करना। ये तो हम लोग एक अलग चीज पढ़ रहे हैं जो हमको हेल्प करेगी सेकंड पॉइंट को जस्टिफाई करने में। तो अब हुआ क्या कि हम लोग जैसे एक्सपोनेंट वाले टर्म में जो बेस होता है उसको हमेशा ये मान के चलते हैं कि वो पॉजिटिव होना चाहिए। जो बेस होता है उसको हम लोग ये मान के चलते हैं कि हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए वो देखो। जैसे मान लो अगर, और यहाँ पे x जो है पावर क्या हो सकता है, कोई भी रियल नंबर, मतलब कुछ भी हो सकता है। वेरिएबल है मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि ठीक है कोई तुम्हारा पॉजिटिव बेस है और उसका तुम कोई भी पावर रेस कर दो, चाहे पॉजिटिव पावर रेस करो चाहे नेगेटिव पावर रेस करो,
तो बताओ ये अल्टीमेटली आउटपुट क्या देना है, ओवरऑल चीज? रियल नंबर पॉजिटिव आउटपुट देगा कि नेगेटिव आउटपुट देगा, ये पूछ रहा हूं मैं। पॉजिटिव आउटपुट। पॉजिटिव आउटपुट देगा। पॉजिटिव के ऊपर आप पॉजिटिव पावर रेज करो तब भी पॉजिटिव आउटपुट देगा, पॉजिटिव के ऊपर आप नेगेटिव पावर रेज करो तब भी पॉजिटिव आउटपुट देगा। सो अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू गिव अस अ पॉजिटिव आउटपुट। अच्छा, अगर मान लो नेगेटिव बेस है, उसके ऊपर तुम कोई पावर रेज करो तो वो क्या आउटपुट देगा? नेगेटिव। पॉजिटिव देगा कि नेगेटिव देगा? नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव भी हो सकता है। अच्छा, नेगेटिव भी हो सकता है। देखो, नेगेटिव और पॉजिटिव हम लोग तब डिसाइड कर सकते हैं जब ये वाला पावर एक इवन नंबर हो या ये एक ऑड नंबर हो, तब हम लोग कह सकते हैं कि ठीक है भाई, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। जैसे मान लो मैं -4⁻³ लिख लूं तो बोल दूंगा कि भाई ये नेगेटिव होगा। मान लो -4⁻² लिख लूं तो बोल दूंगा कि भाई ये पॉजिटिव होगा। लेकिन तुम सोचो, अगर मैं -4⁻√2 लिखूं तो ये क्या होगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। यहाँ पे तुम इसका साइन डिटरमाइन कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। नॉट डिफाइंड। ठीक है। तो अब हो क्या रहा है कि जब हमारा बेस नेगेटिव है और उसके ऊपर जो वेरिएबल पावर है वो मतलब नंबर लाइन से कुछ भी ले सकता है, -∞ से +∞ के बीच में, तो बहुत बार ऐसी चीजें एनकाउंटर होगी। मतलब तुम सोचो कि केवल कुछ ही बार ऐसी चीजें एनकाउंटर होगी जिसमें हम लोग ओवरऑल साइन को डिटरमाइन कर पाएंगे, जब वो अंदर वाली चीज इंटीजर टाइप की चीज हो रही होगी। सॉरी, जब पावर इंटीजर टाइप की चीज हो रही होगी। अदरवाइज हम लोग अंदर वाले साइन को डिटरमाइन नहीं कर पा रहे होंगे। आ रही बात समझ में? सो इन मोस्ट ऑफ द केसेस फॉर नेगेटिव बेस a raised to x we won't be able to define। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया या मैथमेटिशियंस लोगों ने क्या किया, उन्होंने मान लिया कि a raised to x में हम लोग हमेशा a को ग्रेटर देन 0 लेके चलेंगे। a raised to x में बेस को हम लोग हमेशा ग्रेटर देन 0 लेके चलेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. So from now onwards, whenever we are going to talk about a raised to x, जब भी मैं a raised to x बोल रहा हूं तो सबसे पहले तुमको ये समझना चाहिए कि कांस्टेंट रेज टू वेरिएबल की बात कर रहा हूं। तो a को हमेशा पॉजिटिव होने की जरूरत है। a को हमेशा क्या होने की जरूरत है? पॉजिटिव होने की जरूरत है। इतनी बात क्लियर? गुड। अब हम लोग आते हैं इसके ऊपर। अब देखो, log of a to the base b, जैसे मान लो वो x होता, log of a to the base b मान लो वो x होता, तो b raised to x is equal to a होता, b raised to x वो equal to a होता। अच्छा, अब b raised to x मतलब ये एक्सपोनेंशियल टर्म है, तो यहां पे b को क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव होना पड़ेगा। सो यहां पे b शुड बी ग्रेटर देन 0। सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ? सेकंड पॉइंट क्यों हुआ b शुड बी ग्रेटर देन 0? हाँ खारगर, बोलो। तुमने रेज हैंड किया था ना, किसी ने कारगर का ठीक है। अब देखो, अभी तक देखो हम लोग ने, मैंने क्या सिखाया कि a रेज टू x में a को हमेशा पॉजिटिव होना है। अब जब जैसे मान लो log ऑफ a टू द बेस b, इसको डिफाइन करना है। जैसे मान लो वो x के बराबर है, तो जब मैं उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करता तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज होकर क्या आता? a इज इक्वल टू b रेज टू x। तो b रेज टू x तो एक्सपोनेंट वाला टर्म आ गया,
और एक्सपोनेंट वाले टर्म में बाय डिफॉल्ट बेस क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एक्सपोनेंट वाले टर्म में. सो दैट इज व्हाई b शुड बी ग्रेटर देन 0. सो सेकेंड पॉइंट जो था हमारा वो हमने जस्टिफाई कर दिया. अब सेकेंड पॉइंट की हेल्प से हम लोग फर्स्ट पॉइंट भी जस्टिफाई कर देंगे कि a इज इक्वल टू b रेज टू x. अच्छा b तो हमारा पॉजिटिव है. अब तुम पॉजिटिव बेस का कोई भी पावर ले लो, कैसा भी पावर, पॉजिटिव बेस का पॉजिटिव पावर लो या पॉजिटिव बेस का नेगेटिव पावर लो, वो अल्टीमेटली क्या बनना है, पॉजिटिव ही बनना है. ठीक है, इसका मतलब कि a को भी ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा. ठीक है. अच्छा अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं कि बेस को 1 के बराबर नहीं होना है. हाँ पनवेल अनम्यूट करो, डाउट पूछो. बोलो, तुमने रेज हैंड किया ना. क्या हो गया? अच्छा तीसरा पॉइंट है कि बेस 1 के बराबर नहीं होना चाहिए. अच्छा अगर बेस 1 के बराबर हो जाता तो क्या होता, देखें जरा. जैसे मान लो log of 2 to the base 1, log of 2 to the base 1 पॉसिबल ही नहीं है. 1 को कितनी भी Unraised पावर power से जैसे मान लो ये x ले लिया तो 2 इज इक्वल टू 1 रेज टू x हो गया. अब तुमको ये बताना कि 1 का मैं कौन सा पावर रेज करूं जिससे 2 आ जाए. कोई भी पॉसिबल नहीं है, कभी भी पॉसिबल नहीं है. सो नॉट पॉसिबल. अच्छा कभी कभी किसी को लगता होगा कि सर log ऑफ 1 टू द बेस 1 क्या होगा. तो log ऑफ नहीं, ये भी नॉट डिफाइंड होगा. ये भी नॉट डिफाइंड होगा तो सही हो जाएगा ना. हाँ 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 मैं बता रहा हूँ, इसीलिए तो मैंने ये एक्सेप्शन तुम्हारे सामने रेस किया, नहीं तो ऐसे ही निकल गया होता मैं. तो जैसे मान लो मैंने log ऑफ 1 टू द बेस 1 को x ले लिया तो 1 इज इक्वल टू 1 रेज टू x है. ठीक है, ऐसे तो हम लोग x की बहुत सारी वैल्यूज डाल सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज डाल सकते हैं और वो सारी वैल्यूज सेटिस्फाई करेंगे इसको, इस बात से अग्री करेंगे अपने. लेकिन होता क्या है कि ये वाली जो एक्सेप्शन वाली चीज आई वो तभी आई बस जब log ऑफ 1 टू द बेस 1 आया. ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि log ऑफ 1 टू द बेस, जैसे कभी भी बेस 1 हो तो हम लोग नॉट डिफाइन कर देते हैं. तो log ऑफ 1 टू द बेस 1 को भी इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग नॉट डिफाइन कर देते हैं. ठीक है, एक्चुअल में वैल्यू होती है. हाँ बस, बट एक्चुअल में वैल्यूज आती हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू आवर कन्वेंशन log ऑफ 1 टू द बेस 1 विल आल्सो बी नॉट डिफाइंड. अगर मैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जाऊं तो ऐसे तो x की इनफाइनाइट वैल्यूज आनी है. ठीक है, अगर कोई पूछे हम लोग से log ऑफ 1 टू द बेस 1 तो आई विल से सिंस द बेस इज 1 log ऑफ 1 टू द बेस 1 विल बी नॉट डिफाइंड. हाँ बोलो. log 1 to the base 2 क्या होगा? क्या log 1 to the base 2? log ऑफ 1 टू द बेस 2 तो 0 होगा ना. log ऑफ 1 टू एनी बेस that will be 0. So log of 1 to the base 2 0 होगा. log of 2 to the base 1 ये not defined होगा. क्यों सर? कौन चीज क्यों? टू द पावर बेस 1 इसके आपने नॉट डिफाइंड लिखा है ना, तो क्यों? ये अभी बताया ना, ये log of 2 to the base 1 तो जैसे मान लो x ले लिया, इसका मतलब क्या हो गया, 2 is equal to 1 raised to x. तो 1 का तुम ऐसा कोई पावर रेस कर सकते हो? कोई नहीं ना, कोई नहीं है. नहीं. So ये तीनों बात समझ में आ गई सबको? Yes sir. So argument should be greater than 0, base should be greater than 0,
base should not be equal to 1. These 3 points. अब इसको मैं मिटा रहा हूं. इसको जिसको लिखना हो जल्दी से लिख ले 2 मिनट में. ओके हो गया? हाँ. अब देखो, सो कुछ क्वेश्चन कर कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग log will be defined or not defined. डिफाइन हम लोग तभी लिखेंगे जब मैं श्योर शॉट हूं कि वो डिफाइन हो रहा हो, और जब अगर किसी एक कारण वजह से भी वो नॉट डिफाइंड हो रहा हो तो नॉट. चलो जैसे मान लो लॉग ऑफ सर. हाँ सर आपने फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है? log of sin square x plus 1 to the base 3. चलो इसमें बताना है कि इनमें से किस केसेस में हमेशा डिफाइंड होगा. कुछ केसेस ऐसे आएंगे जिसमें हमेशा नॉट डिफाइंड होगा, और कुछ केसेस ऐसे आएंगे जहां पे कुछ एक्स के लिए डिफाइंड होगा, कुछ एक्स के लिए नॉट डिफाइंड होगा. अच्छा 8वां एक और लिख लेते हैं. log of -2 to the base -4. हो गया. हो गया. डन सर. गुड. डन सर. बाकी लोग भी करो जल्दी जल्दी.
Sir, done. हो गया सर। चलो ओके, सो लेट्स डू इट। देखो यहाँ पे हम लोग को तीन चीज चेक करनी है। पहली चीज कि बेस शुड बी ग्रेटर देन 0, शुड नॉट बी इक्वल टू 1 एंड आर्ग्यूमेंट शुड बी ग्रेटर देन 0। आर्ग्यूमेंट ग्रेटर देन 0, बेस ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू 1, मतलब ये डिफाइंड हो गया। आर्ग्यूमेंट ग्रेटर देन 0, बेस ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू 1, ये डिफाइंड होगा। आर्ग्यूमेंट ग्रेटर देन 0, बेस ग्रेटर देन 0 बट इक्वल टू 1, इसका मतलब ये नॉट डिफाइंड। अच्छा, फोर्थ वाले में बेस तो 3 है, कांस्टेंट है। अब आर्ग्यूमेंट जो है वो साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 है, हमेशा पॉजिटिव होगी, हमेशा पॉजिटिव होगा। साइन स्क्वायर जो भी आउटपुट देना है वो तो पॉजिटिव आउटपुट ही देगा। और उसमें अगर आप 1 ऐड भी कर रहे हो तो भी पॉजिटिव ही होगा। और हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि ये ओवरऑल चीज पॉजिटिव बने जो आर्ग्यूमेंट है। तो ये वाली चीज डिफाइंड होगी कि नॉट डिफाइंड? डिफाइंड होगी। डिफाइंड। अच्छा, ये कितने लोग का सही हो गया फोर्थ वाला? मेरा गुड। फिफ्थ वाला cos x प्लस मे 2, बी। कितने लोग मे बी वाले हैं? मतलब डिफाइंड एज वेल एज नॉट डिफाइंड, दोनों हो सकते हैं। सर ऑलवेज डिफाइंड। Some may be. सर मे बी सर। ऑलवेज डिफाइंड वाले, चलो पहले ऑलवेज डिफाइंड वाले। ऑलवेज डिफाइंड वाले Always defined. Always defined. ओके। देखो cos x प्लस 2 है, तो cos x का जो रेंज होता है वो कहां से कहां तक होता है? -1 से लेके +1 तक। cos x जो आउटपुट देता है वो -1 से लेके 1 तक होता है। अब उसमें अगर तुम 2 ऐड भी कर दो तो वो 1 से लेके 3 तक पहुंच जाएगा। समझ में आ रही बात? तो अल्टीमेटली ये वाली चीज कैसी हुई? 1 या उससे बड़ी हुई ना, मतलब पॉजिटिव तो हुई। और हम लोग को तो बस ये चाहिए कि ये वाली चीज पॉजिटिव हो। So always defined. So this will always be defined. ठीक है। अच्छा, सिक्स्थ वाला, छठा Depends on x. Depends. Possible only when x is equal to 1. डिपेंड करेगा। दोनों देखो डिफाइंड एंड नॉट डिफाइंड दोनों होगा ये। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो जैसे कोई भी लीनियर टर्म हो, कैसा भी लीनियर टर्म हो, वो जो आउट उसमें x की वैल्यू तुम -∞ से लेके +∞ तक पूरी फीड कर सकते हो। तो कैसे भी टाइप का लीनियर टर्म हो, वो जो आउटपुट देता है ना, -∞ टू +∞ आउटपुट देता है। कोई भी लीनियर टर्म कैसा आउटपुट देता है? -∞ टू +∞। मतलब लॉग को इनपुट कैसा मिल रहा है? लॉग को इनपुट मिल रहा है, एक नेगेटिव इनपुट भी मिल रहा है, पॉजिटिव इनपुट भी मिल रहा है। तो जब मान लो लॉग को नेगेटिव इनपुट मिलता तब वो नॉट डिफाइंड होता, और जब मान लो लॉग को पॉजिटिव इनपुट मिलता तब वो डिफाइंड होता। सर हमेशा नहीं नॉट डिफाइंड होता, अगर -1 दोगे तो। हाँ, अगर आपने सपोज -1 इनपुट दिया तो डिफाइंड हो जाएगा ना इसके। तो x ग्रेटर देन -1.5 के लिए फिर डिफाइंड। हाँ, तो मैंने ऐसा नहीं बोला कि किस x के लिए डिफाइंड होगा और किस x के लिए नॉट डिफाइंड होगा। मैं तो बस क्या पूछा, ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो कैसे टाइप का होगा। तो ये कुछ x के लिए डिफाइंड होगा और कुछ x के लिए नॉट डिफाइंड होगा। डिफाइंड कौन से x के लिए होगा? x ग्रेटर देन -1.5। और नॉट डिफाइंड किसके लिए होगा? x लेस देन इक्वल टू -1.5। उन x के लिए नॉट डिफाइंड होगा। सब बच्चों को ये बात समझ में आई? ये सिक्स्थ वाला एग्जांपल।
सबको क्लियर है? या सर। Yes, sir. Yes, sir. 7 बताओ क्या? Sir, depends. सर डिपेंड सर। Depends. डिफाइंड या बोथ? बोथ सर। डिफाइंड Defined. बोथ? Defined. बोथ। Both. फाइंड। both Fine. डिफाइंड। Both. देखो यहाँ से Not तुमको कोई defined. भी प्रॉब्लम अराइज नहीं होने वाली। साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 दैट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। सो आर्ग्यूमेंट कोई प्रॉब्लम पोज करेगा क्या? नहीं करेगा। सर। नहीं। अच्छा, बेस क्या कहता है कि बेस को पॉजिटिव होना चाहिए और 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो चलो होल स्क्वायर है तो मतलब पॉजिटिव है ये बेस, लेकिन क्या बेस 1 के बराबर हो सकता है क्या? कॉस स्क्वायर एक्स कभी 1 के बराबर हो सकता है? बराबर हो हाँ, सकता है। सर। हो सकता है, कॉस स्क्वायर एक्स 1 के बराबर हो सकता है। सो यहां पे क्या होगा? बोथ आ जाएगा। जब कॉस स्क्वायर एक्स 1 के बराबर होता तब नॉट डिफाइंड होता, और जब कॉस स्क्वायर एक्स 1 से डिफरेंट होता तब डिफाइंड होता। मतलब जैसे मैंने यहाँ पे कंडीशन लिखी ना, वैसे ही टाइप का। सर cos स्क्वायर एक्स 0 भी हो सकता है ना? हाँ। हाँ, जीरो भी हो सकता है डेफिनेटली, ये भी बात सही है। कॉस स्क्वायर एक्स 0 भी हो सकता है और वो भी नहीं चलना। गुड। तो ये समझ में आया सबको? 7th वाला किसी को डाउट? 7th वाला नो। No. डिफाइंड हुआ तो प्लीज। नहीं, सेकंड वाला डिफाइंड हुआ, उसका ये मतलब नहीं कि हम लोग उसकी वैल्यू निकाल ही पाएंगे। ठीक है, हम लोग उन्हीं लॉग की वैल्यूज निकाल पाएंगे जिसका ये और ये एक दूसरे के मतलब उस फॉर्म में, पावर के फॉर्म में। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे 4 लिख दिया और यहाँ पे 8 लिख दिया, तो वहां पे दोनों जो है सेम ओरिजिन के थे, 2 वाले ओरिजिन के थे, लेकिन √2 और √5 दीज आर ऑफ डिफरेंट ओरिजिन। तो मैं इस लॉग की वैल्यू नहीं निकाल सकता। कुछ वैल्यू आ रही होगी अकॉर्डिंग टू द लॉग टेबल, बट उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकता। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या होगा? Not defined. नॉट डिफाइंड। क्वेश्चन नंबर 8 में नॉट डिफाइंड। ठीक है, यहाँ पे तो दोनों जगह से प्रॉब्लम आ गई, आर्ग्यूमेंट भी नेगेटिव आ गया और बेस भी नेगेटिव आ गया। ऐसा नहीं कि ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये नॉट डिफाइंड है। ठीक है, सो कितने लोगों के 8 के 8 सही हो गए? सारे 8? नहीं सर। So मेरे ग्रेट। मेरे हाँ पनवेल है, हाथ उठाया तुमने। 7th वाला फिर से एक्सप्लेन। देखो 7th वाला फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2, साइन स्क्वायर एक्स पॉजिटिव आउटपुट देगा, उसमें 2 ऐड करोगे तो और पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब ओवरऑल बेस जो है वो क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। सॉरी, आर्ग्यूमेंट जो है वो पॉजिटिव हो गया। अब बेस की बारी है। नाउ बेस इज व्हाट? cos square x, and cos square x first of all it is going to give us an output, positive output. sorry, cos square x कैसा आउटपुट देगा? पॉजिटिव आउटपुट। तो लेकिन बेस 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। अच्छा, cos स्क्वायर एक्स 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। इसका मतलब बेस की नॉट डिफाइंड होने की पॉसिबिलिटी है, इसलिए मैंने बोथ लिख दिया। समझे? आगे बढ़ा जाए हम लोग अब। क्वेश्चन 4 इट वुड बी sin x। क्वेश्चन 4 में अगर sin x है, क्या क्या, एक मिनट, sin x वाला जो डाउट है जिसको वो पूछो अनम्यूट करके। सर अगर आर्गुमेंट में sin x + 1 है तो दोनों भी हो सकता है ना?
अगर आर्ग्यूमेंट में sin x प्लस 1 होता, बताओ सब लोग क्या सीन होता हमारा? सर दोनों होता है क्योंकि sin x 1 हो तो सकता दोनों हो minus सकता है 1 हो बिकॉज सकता sin x माइनस 1 हो सकता है. हाँ दोनों हो सकता है, क्योंकि sin x -1 जब होता तो ये वाली चीज 0 हो जाती, और ये वाली चीज अगर 0 हो जाती तो log to not defined होता. लेकिन हाँ, अगर मैं sin x प्लस 1.01 लिख दूं, अगर ऐसे लिख देता ऐसे, तो डिफाइंड हो जाएगा. तो डिफाइंड हो जाती. डिफाइंड हो जाता, क्योंकि sin x को -1 पुट करने पे भी जो इनपुट बनता वो 0 से बड़ा बनता हमारा. ठीक है सर, बेस जो लॉग का बेस है वो 0 से 1 के बीच में हो सकता है क्या? हाँ, लॉग का बेस कैसा होना चाहिए? लॉग का बेस 0 से इंफिनिटी के बीच में होना चाहिए, एक्सेप्ट 1. लॉग का बेस 0 से इंफिनिटी के बीच में होना चाहिए, एक्सेप्ट 1, और 0 नॉट इंक्लूडेड. सर 0, हाँ तो फिर बेस हम फ्रैक्शन ले सकते हैं क्या? डेफिनेटली फ्रैक्शन बेस ले सकते हो, इरेशनल बेस ले सकते हो. जैसे मैंने कुछ नहीं क्वेश्चन दिए थे जिसमें log of √2 to the base √5 लिखा था, तो वहां पे इरेशनल बेस था, फ्रैक्शनल बेस ले सकता है. हाँ, क्या पूछ रहे हो फर्स्ट वाले का? हाँ, फर्स्ट वाले का भी हम लोग आंसर नहीं फाइंड कर सकते कि उसकी वैल्यू क्या होगी. हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू उन्हीं की फाइंड कर सकते हैं जिसमें आर्ग्यूमेंट और बेस का ओरिजिन सेम हो. जैसे मान लो एक 4 हो गया और एक 8 हो गया, तो दोनों का ओरिजिन 2 है. लेकिन अगर एक 3 हो गया एक 2 हो गया, तो दोनों का ओरिजिन डिफरेंट है. तो जिनका ओरिजिन डिफरेंट है उनकी हम लोग वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते लॉग की. और लॉग की वैल्यू मतलब एग्जिस्ट करेगी कुछ वैल्यू. जैसे हम लोग कहते हैं ना, जैसे साइन की वैल्यू हम लोग को कुछ एंगल्स के लिए पता होती है. 0 डिग्री के लिए पता होती है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, बस इन्हीं के लिए नोन है. लेकिन बाकी के लिए एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती? करती है. सर फोर्थ में बाकी के लिए ऐड किया. हाँ सर फोर्थ क्वेश्चन में 0.1 क्यों ऐड किया? नहीं, ये तो एक एग्जांपल दिया था बस मैंने, कि किसी ने पूछा था कि सर sin स्क्वायर x की जगह sin x प्लस 1 होता तो क्या होता. फिर उसके बाद मैंने एक और एग्जांपल दिया कि उसमें अगर sin x प्लस 1.01 होता, 1.01 होता तो क्या होता. किसी का हाँ एक बहुत ही जेन्युइन डाउट है कि सर log ऑफ 4 to the base -2 इसको क्या मैं फाइंड कर सकता हूं? तो इसको ये नॉट डिफाइंड होता. सबसे पहली बात तो ये नॉट डिफाइंड होता क्योंकि बेस जो है हमारा नेगेटिव है. अब कोई डेफिनेटली ऐसे सोच सकता था कि इसको मैं एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करके करूं तो 4 इज इक्वल टू -2 रेज टू x, तो उससे x की वैल्यू 2 आ जाती. ठीक है, लेकिन हम लोग ये कन्वेंशन बना के चल चुके हैं कि बेस को हम लोग को क्या लेना है, हमेशा पॉजिटिव लेना है. ये कन्वेंशन बना के चल चुके हैं कि बेस को हमेशा पॉजिटिव लेना है. तो भले उस लॉग को तुम एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करके x की वैल्यू निकाल सकते हो, दैट वोंट बी वैलिड फॉर अस. देखो कुछ चीजें जो होंगी ना स्टार्टिंग में, तो 4 to 5% चीजें तुमको मान के चलनी पड़ेगी, मतलब घोटनी पड़ेगी जबरदस्ती कि भाई इसको ऐसे रखना है, तो फिर तुम आगे प्रोसीड करोगे. कुछ बातें होती है ना, हर जगह कुछ चीजें एक्सेप्शन होती है, क्योंकि उसी के ऊपर थ्योरी बिल्ड हो जाती है. ठीक है, log of x to the base x हमेशा 1 होएगा ना. log of x to the base x वो 1 तब होगा जब x ग्रेटर देन 0 होगा
और x नॉट इक्वल टू 1 होगा. Log of x to the base x will be 1 only when x is greater than 0 and x not equal to 1. So log of tan x to the base tan x. हाँ, तो वो तब डिफाइंड होगा जब tan x greater than 0 होगा और tan x 1 के बराबर नहीं होगा. Log of tan x to the base tan x जैसे मान लो लिखा है, तो ये 1 कब होगा? जब tan x greater than 0 होगा और tan x 1 के बराबर नहीं होगा. जैसे अगर मेरे से कोई पूछे कि log of -3 to the base -3 क्या होगा, तो I'm not going to say 1. Not defined. I will say it is not defined. ठीक है, बट प्रैक्टिकली तो डिफाइंड होता है ना? नहीं होता. मतलब हम लोग अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो वहां से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं. मतलब वहां से हम लोग ठीक है उसकी सोचे तो वैल्यू निकाल सकते हैं. लेकिन कुछ कन्वेंशन होते हैं ना, मतलब मैथमेटिक्स में कुछ ऐसा होता है कि सबसे पहले चीजों को डिफाइंड करना है और जब डिफाइंड हो तब जो है उसकी वैल्यू निकालनी है. तुम ऐसे सोच सकते हो कि डिफाइंड होने को तुम ऐसे कोरिलेट कर सकते हो कि तुमको लाइफ में सबसे पहले एक अच्छा आदमी बनना है. ठीक है, अच्छा आदमी बनने के बाद फिर तुमको सक्सेसफुल होना है. ठीक है, तो अगर तुम सक्सेसफुल हो रहे हो अच्छा आदमी बने बगैर, तो वो तुम्हारी सक्सेस जो है वो मैटर नहीं करेगी. सो डिफाइंड होने का वैसे ही टाइप का चीज रिलेशन है कि सबसे पहले डिफाइंड होगी कोई चीजें, उसके बाद उसका आउटपुट निकालेंगे हम लोग. सबसे पहले अच्छा आदमी बनेंगे, उसके बाद सक्सेसफुल होंगे. ठीक है, तो मैथमेटिक्स में हर एक चीज का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पर्पस तो ये होगा कि क्वेश्चन हमारा डिफाइंड हो. समझ में आया सबको? हाँ सर. ओके, सो कहाँ थे? हाँ, तो ये हम लोग का वो डिफाइन वाला पार्ट हो गया. अब 15 मिनट है. अच्छा, चलो एक पजल टाइप का करते हैं. लॉगरिथम छोड़ के अब पजल करते हैं. से हमारे पास 24 kgs एप्पल्स हैं. 24 kgs एप्पल्स हैं. ठीक है, अलग अलग साइज के एप्पल्स हैं. मतलब तुम ऐसा नहीं सोच सकते कि एप्पल्स आइडेंटिकल है. और तुम्हारे पास एक बीम बैलेंस है. तुम्हारे पास एक बीम बैलेंस है और तुम्हारे पास कुछ मेजर करने के लिए भी नहीं है. जैसे सब्जी वाले क्या होता है ना, 1 kg 2 kg 3 kg वाला ब्लैक कलर का, वो कुछ नहीं है. ठीक है, वो सब भी नहीं है. मेजर वाला भी नहीं है. तो तुमको 9 kg एप्पल्स को, तुमको क्या करना है, 9 kg एप्पल्स को साइड निकाल के रखना है. मतलब 9 kg एप्पल्स कितने होंगे वो निकाल के रखना है तुमको. ओके. हाँ सर. हाँ, ठीक है. अच्छा, एप्पल्स की जगह और कुछ ले लो. मतलब एप्पल्स की जगह तुम से सैंड ले लो. ठीक है, डन. तो तुम डन, बहुत अच्छा है.
They're done. So done. Done. Sir, done. Sir, done. Done, sir. ओके, क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से, जिसको नहीं जिन्होंने नहीं सुना, कि हमारे पास 24 kg स्टैंड है और एक बीम बैलेंस है, ठीक है, और हमारे पास कोई मेजरिंग यूनिट नहीं है कि कैसे मेजर करना है हमको। तो उस 24 kg सैंड्स में से 9 kg सैंड को तुमको अलग से करके रखना है, ठीक है। 2 मिनट और बाकी लोगों को सोचने के लिए। चलो करते हैं। तो हम लोग ने क्या किया कि जैसे मान लो ये बीम बैलेंस है, ठीक है। तो पहले, अब बीम बैलेंस में क्या होता है, एक ऐसे टाइप का मार्क होता है, ये एकदम इधर कब जाता है, जब दोनों साइड इक्वल हो जाता है ना। तो हम लोग ने उस हिसाब से भरा सैंड को ताकि ये मार्क इधर आ जाए। तो इससे क्या हुआ कि 12 kg सैंड और 12 kg सैंड अलग अलग हो गई। तो 12 और 12 का अलग अलग 2 हीप बन गया। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैंने ये 12 kg, अब ये 12 kg सैंड ली, उसको फिर बीम बैलेंस पे बैलेंस किया, तो यहां पे 6 और यहां पे 6 हो गई। इट मींस कि अब हमारे पास 6, 6 और 12, ये 3 हीप बन गए, 6, 6 और 12 वाले। अब हम लोग ने क्या किया, ये वाली 6 kg वाली हीप उठाई और उसको फिर से बीम बैलेंस में आधा आधा किया। तो ये 3 और ये 3 कैसे आधा किया, जब ये एकदम ऐसा हो जाए, स्ट्रेट वर्टिकल हो जाए, तो हमारे पास क्या बन गया, 3, 3, 6 और 12, ठीक है। अब हमको 9 kg बनाना है, तो 9 kg बनाने के लिए हम लोग क्या कर देते, 3 और 6 को एक साथ क्लब कर देते, तो 9 kg सैंड अलग की जा सकती थी। 3 और 6 को एक साथ कर देते थे तो 9 kg सैंड अलग की जा सकती थी। अच्छा, मैंने एप्पल्स मिटा के सैंड क्यों किया क्वेश्चन में, ये बताओ। एप्पल्स हमेशा इक्वल नहीं होते हैं। हाँ सर। हाँ, किसी तो केस में अनइक्वल भी होते हैं। किसी केस में मतलब हो सकता है कि मतलब मैं ऐसा तो है नहीं कि एप्पल काट के रखूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो एप्पल्स तो हमेशा इक्वल नहीं रख सकते हम लोग, तो इसलिए सैंड, क्योंकि सैंड बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल होते हैं, तो वो एडजस्ट हो जाएगा। यस। समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं। इसमें किसी को डाउट है? नहीं सर। अरे नहीं, लॉग का क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं हम लोग लॉग का क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं, थोड़ा मूड फ्रेश करने के लिए। इसमें लॉग का कोई यूज नहीं है, लॉग तो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ही।
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ये शायद कुछ लोगों ने किया भी हो, माइट भी हो सकता है। जैसे 75 मीटर्स की वॉल है, 75 मीटर्स की वॉल है, तो और यहाँ पे कुछ ये मतलब पॉइंट ए है। अब पर डे एक छिपकली जो है वो 5 मीटर ऊपर जाती है एंड बिकॉज ऑफ ग्रेविटी 4 मीटर नीचे आ जाती है। पर डे जो है एक छिपकली 5 मीटर ऊपर जाती है एंड बिकॉज ऑफ ग्रेविटी 4 मीटर नीचे आ जाती है। सो फाइंड नंबर ऑफ डेज required to reach the top. Find the number of days required to reach the top. Just 75 days. गलत है। 25 नहीं, 75 होगा। है 71 days। Yes, sir. 71 days। 71 days। 71 days। देखो, पर डे जो उसका इफेक्टिव मूवमेंट है वो क्या है? 1 मीटर अपवर्ड। ठीक है, तो 70 डेज के एंड में वो 70 मीटर हाइट पे होगी। 70 डेज के एंड पे वो 70 मीटर हाइट पे होगी। अब 71st डे क्या हो गया? उसने 5 मीटर तो चढ़ लिया, फिर वो एंड में बिकॉज ऑफ ग्रेविटी नीचे आ गई। तो 5 मीटर जब जैसे ही चढ़ लिया तो क्या हो गया? वो पॉइंट ए पे तो पहुंच गई। मैंने ये थोड़े बोला है कि पॉइंट ए पे उसको रहना है रात भर। हम लोग ने क्या बोला है कि फाइंड नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू रीच द टॉप। ठीक है, सो 71st डे में वो पॉइंट ए पे पहुंच जाएगी। So the number of days required to reach the top will be क्या होगा? 71 days। 71। ओके, अच्छा एक और क्वेश्चन करते हैं। यस सर। एक और क्वेश्चन है कि जैसे एक बंदा है और उसके पास एक मोटी सी बुक है, काफी मोटी बुक है, ठीक है, और उसने कुछ सक्सेसिव पेज फाड़ना स्टार्ट किया। सर रिपीट कीजिए ना, थोड़ा लैग हो गया था वीडियो। एक बंदा है, उसके पास एक मोटी सी बुक है आर.डी. शर्मा। और हाँ, आर.डी. शर्मा, और उसमें वो सक्सेसिव पेजेस और उसमें वो कुछ पेजेस फाड़ना स्टार्ट किया, टीयर करना स्टार्ट किया, और वो सक्सेसिव पेजेस है। तो उसने ऑब्जर्व किया कि पहला पेज जो है वो उसका पेज नंबर जो है वो 183 है। पहला पेज जो है उसका पेज नंबर क्या है? 183 है।
और जो लास्ट पेज उसने टीयर किया, लास्ट पेज उसने जो टीयर किया, ये फर्स्ट पेज है जो 183 नंबर, लास्ट पेज जो उसने टीयर किया उसमें डिजिट्स तो सेम है, digits are same as of this, but all digits are differently placed. सारे digits कैसे placed हैं? Different position पे placed हैं. तो पूछा गया है कि find number of pages जो उसने टीयर किए हैं. कौन? सर 135. अच्छा, दो तीन आंसर पॉसिबल है क्या? दो आंसर पॉसिबल है। तो दो ही आंसर पॉसिबल है। तो 767 और 198। नहीं, आंसर तो एक ही है इसका। पहला पेज नंबर जो टीयर किया वो 183 है, और जो लास्ट पेज है उसमें क्या बोला गया? डिजिट्स आर सेम बट ऑल डिजिट्स आर डिफरेंटली प्लेस्ड। अब देखो 183 है तो 183, फिर उसके बाद क्या बन सकता है? 138, 381, 381, 318, 318, 813, 381. 831। अब देखो सबसे पहली बात तो 138 में 1 और 1 सेम पोजीशन पे आ गया, तो वो नहीं हो सकता। ऑल डिजिट शुड बी डिस्टिंक्टली प्लेस्ड। फिर इसमें 8 सेम पोजीशन पे आ गया, इसमें 3, ये हो सकता है। सारे के सारे डिजिट्स अलग अलग प्लेस्ड हैं। इसमें 3 सेम पोजीशन पे है। अच्छा हाँ, दो आंसर आ गए, 318 एंड 831। ठीक है, तो जैसे मान लो अगर ऐसा होता 183 से 318 तक जाता, तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए हम लोग क्या कर लेते? एपी वाली टेक्निक लगा लेते, या 183 से 831 तक जाता, तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए एपी निकाल लेते। तो इससे जो है हमारे दो आंसर आ जाते हैं। समझ में आया? सो 2 आंसर्स वुड बी पॉसिबल। फाइनल आंसर क्या है? फाइनल आंसर निकालना पड़ेगा, मतलब जैसे इसमें नंबर ऑफ टर्म्स n मान लो, तो 318 इज इक्वल टू 183 प्लस n माइनस 1 इंटू 1। जैसे n की वैल्यू निकाल लेना, हाँ, और इससे भी n की वैल्यू निकाल लेना, 600 कुछ आ जाएगा, 648 जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों लिखा तो भी बराबर है। यस, दोनों आंसर सही है। ओके, सो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लॉगरिथम कंटिन्यू करेंगे। ओके ओके सर। ओके सर। ओके सर, बाय सर। थैंक यू सर। ओके सर, बाय सर। बाय बाय। बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू। बाय सर।
इसको होस्ट बनाना है। क्या जील से कोई है क्या? कोई एकेडमिक मेंबर है क्या जील से? हेलो, होमवर्क ऐसे ही मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा ऐसे टाइप के, थोड़े लॉजिकल क्वेश्चंस, उसको तुम लोग ट्राई करना। तुम लोग का कोई क्लास है क्या इसके बाद? हाँ सर। सर फिजिक्स का। यस सर फिजिक्स। तो यार कोई है ही नहीं जील का, कैसे करूंगा? कौन स्टार्ट किसने किया था आज? हेलो नीलेश सर, मेरा खत्म हो गया है। सर रोहित बोल रहा हूँ, खत्म हो गया क्या? हेलो। हाँ गौरव सर। हाँ सर। हाँ बोलिए ना। हेलो।